कॉमेडी एक्टर्स कभी भी बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं जीतते। आपको लगता है ये सच बात है? लाइफ इज ब्यूटीफुल के आदमी को जब ऑस्कर मिल सकता है तो यहाँ पे पार्टनर करने पे बेस्ट एक्टर क्यों नहीं मिल सकता? जैसे उदाहरण के लिए डेविड धवन साहब हैं या प्रियदर्शन साहब हैं, उनको कभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला। बॉलीवुड में कॉमिक एक्टर्स अब मिस हो रहे हैं। विजय राज सर, जॉनी लीवर सर। नहीं, जितने आपने नाम लिए हैं आज ये बेस्ट काम कर रहे हैं और बॉलीवुड का बेस्ट हिस्सा बने हुए हैं। न्यू एक्टर्स में आप लोगों की क्लास के बाद उस लेवल पे कोई कॉमेडी करता है? बहुत सारे लोग करते हैं। अभी न्यू क्लास पे अभी हम जिंदा हैं। बॉलीवुड में बहुत लोग प्रेशर के थ्रू जा रहे होते हैं। आपके एस्टेब्लिशमेंट के बाद कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो जाता है। जितना सफल होना है मुश्किल, उससे 10 गुना मुश्किल है सफलता को कैरी कर पाना। इनसिक्योरिटीज होना अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटीज हमें हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स पे वर्क करने में। वो हमें हेल्प करते हैं टू इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइंड कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमें कमियां कहाँ हैं। बिकॉज रियलिटी तो यही है कि सब में इनसिक्योरिटीज होती है, बट डिफरेंस बस इतना ही है, हम क्या डिसाइड करते हैं, कैसे हम हमारी इनसिक्योरिटीज पे दैन देके वीक एंड स्मॉल फील करते हैं, या हम उन्हीं इनसिक्योरिटीज को देख के डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ पे ऐसा फोकस करेंगे दैट वी विल एक्चुअली बिकम बेटर इन लाइफ। एंड हमारे पास हमेशा लाइफ में एक चॉइस होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज वॉट यू मेक ऑफ इट। और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे आज के गेस्ट की, जिन्होंने चूज़ किया कि अपनी इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस को अपनी इनर स्ट्रेंथ में वो टर्न करेंगे। ये काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ में देखे गए हैं, जैसे चुप चुप के, ढोल, भूल भुलैया। एंड आज के एपिसोड में हमने ये जाना है कि जो एक्टर्स हमेशा ऑन स्क्रीन सबको एंटरटेन करते हैं, क्या वो रियलिटी में प्रेशर में जीते हैं? क्या कॉमेडी स्लोली बॉलीवुड से ख़त्म होते जा रही है, डाउन होते जा रही है? और क्या रिग्रेट्स हैं राजपाल यादव, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उनके अपनी लाइफ में? सो एंजॉय द शो। इस एपिसोड में आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक इंसान की खुद से रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। पर बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको बेहतर पर्सपेक्टिव मिल सके। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। एंजॉय द शो। जब आप इधर आए टीवी इंडस्ट्री से फिर आप मूवीज़ में, फिल्मों में आए, हर टाइम शुरू से कॉमेडी ही चूज़ करना है, ऐसा कुछ आइडिया था? नहीं, कभी नहीं। कॉमेडी जो मिलेगा वो करना है, जो मिलेगा उसको जीना है। और हमारा पहला रोल कुली का एक सीरियस रोल था। फिर आप कह सकते हैं जंगल में नेगेटिव रोल का अवार्ड ही मिला, तो प्रॉपर वो ह्यूमन बुचर था। फिर उसके बाद में एक प्यार तूने क्या किया फिल्म आई, उसमें मुझे कॉमेडी कैरेक्टर मिला। मुझे नहीं मालूम कॉमेडी कैसे होती है, लेकिन वो कैरेक्टर जो था वो कॉमिक इंटरल्यूड का था। फिर उसके बाद में कंपनी में एक सपोर्टिंग रोल। फिर उसके बाद में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मेन लीड। तो हमने जर्नी में ये नहीं सोचा कि ये कैरेक्टर चूज करना है, ये कैरेक्टर करना है, कॉमेडी करना है। लेकिन मुझे ये पता था कि थिएटर हमने किया है 10-12 साल, कि हमें अगर कॉमेडी में मिला तो हम उसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार हैं, नेगेटिव मिला तो उसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार हैं, और सपोर्टिव मिला तो उसके लिए भी। लेकिन हमें लीड पे जाना था। हमने थिएटर में 90% रोल सब लीड में किए। तो आज सपोर्टिंग रोल भी जब करता हूँ कि किसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस है, किसी फिल्म में 2-3-4 सीन है, तो भी मैं लीड के ही तरह करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं, सपोर्टिंग एक दूसरे के को एक्टर तो होते हैं, कोई एक सीन में आता है, कोई 50 सीन में रहता है, लेकिन जिस सीन में हम आप दोनों हैं तो उसमें तो दोनों लीड में हैं। हाँ। तो कभी ये नहीं कि ये 100 सीन हैं मुझे करने हैं, तो हर सीन में कोई न कोई अभिनेता के साथ इंटरेक्शन करना है, तो जिस सीन में जो अभिनेता है वो लीड ही है। इस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड या एक्टिंग या फिल्म्स में बहुत लोग बहुत प्रेशर के थ्रू जा रहे होते हैं, किसी ना किसी प्रेशर पे, क्योंकि पूरे टाइम प्रेशर होता है रेलेवेंस का। एक दिन हो आपको
पूरी दुनिया आपके आसपास घूम रही है, हर कोई आपसे बात करना चाहता है, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता है, फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहता है। फिर 2-3 साल अगर थोड़ा कम चला काम या थोड़ी 1-2 मूवी बेकार हो गई तो फिर एकदम से लो होने लगता है। फिर आपको दूसरे लोग दिखते हैं कि यार उसका काम चल रहा है, ये तो मुझसे बेकार करता है। फिर भी बहुत बार ऐसे हम लोग ह्यूमंस हैं और ह्यूमन ऐसे थॉट्स आते हैं। पूरे टाइम कांस्टेंट एक प्रेशर में चल रहे होते हैं कि पब्लिक को हम कैसे लग रहे हैं। इसकी वजह से लोग काफ़ी प्रेशर में जीते हैं या रेलेवेंस में जीते हैं। आपको लगता है रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं, रियलिटी देखिए, रील बहुत कन्फ्यूजन देती है। रील क्योंकि रील हवा में है ना। कोई चित्र बना और उसमें आपने जान फूंक दी अपने ये शरीर से, तो वो चलचित्र में बदल जाता है कि मतलब कोई शब्द सोचा, उसको मुंह से बोला, चल वही तो होता है ना। कोई चित्र बना और चित्र को आपने जिया और चलचित्र बन गया। इसमें एज ए पर्सन मैं भी कुछ कहने की हैसियत में नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत सही क्वेश्चन है। बहुत प्रेशर, और आई थिंक आपके इस्टेब्लिशमेंट के बाद तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है कि पहले तो आपको कम से कम ये आसानी रहती है कि आपको कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली। जिम्मेदारी मिलती तो आप बहुत कुछ कर देते। और आपको एक जिम्मेदारी मिल गई और आप छा गए, और उसके बाद में अब कैसे जिम्मेदार बनो ताकि आप मतलब ये कैरी कर पाओ। तो जितना सफल होना है मुश्किल, उससे 10 गुना मुश्किल है सफलता को कैरी कर पाना। तो वो प्रेशर, मैं सबसे यही सलाह देना चाहूँगा और सबसे सलाह लेना चाहूँगा कि किसी भी कंडीशन में एज ए पर्सन स्ट्रांग बनो। पर ऐसा एक प्रेशर और नहीं आता इस पे कि आपको एक तरीके से ऑडियंस परसीव करती है, ऑडियंस आपको एक तरीके से देखती है, तो अब आपको उसी इमेज के ऊपर जीना पड़ता है? नहीं, आपको ये आपकी सोच है ना कि उसी इमेज के ऊपर। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है? हाँ, ये आपकी सोच है ना कि आपको उसमें जीना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ आपके साथ वो आपने नहीं सोचा था, तो जो होना है उसको भी आप मत सोचो, इंतज़ार करो। कोशिश करेंगे कि अच्छी नेक नियति और ताकि मंजिल सबकी भी आगे की तरफ आसान हो जाए। तो कभी प्रेशर नहीं आता इसका अब आपको? नहीं, प्रेशर आता है, लेकिन उसको सहन करने की क्षमता ईश्वर, वो बोलते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न देता कि मन का विश्वास कम ना। थोड़ा ना अब आपकी प्रोसेस पे आते हैं। आप रोल कैसे चूज़ करते हो? मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उसमें जानने के लिए, क्योंकि आप जो रोल चूज़ करते हो, किलर रोल चूज़ करते हो। हर रोल में ऐसा लगता है वो आपके लिए बना गया है। क्या प्रोसेस होती है चूज़ करने के? मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ मूवीज़ जिसका मैं खतरनाक फ़ैन हूँ और मैं वो इतनी बार देख चुका हूँ। शायद बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनकी मूवीज़ इतनी बार देखता हूँ। जैसे चुप चुप के एक वो मेरा रोल है। मतलब मैं उसमें तो, जैसे मेरे फादर का डिटर्जेंट ब्रांड है और मैं डिटर्जेंट करता था। मैं मेरी लाइफ में हर बार वो मूवी देख के ऐसे बोलता हूँ मेरा डिटर्जेंट होना चाहिए था यहाँ पे। इतना ज़्यादा मुझे वो रोल पसंद है। उस एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पर आप कपड़े धोने की बात करते हो कि मुझे आता है अच्छे से, मैं इसको सिखा दूंगा रोल पे, और उधर टाइट डिटर्जेंट पड़ा रहता है, आपने याद? तो मुझे हमेशा ऐसे, मतलब वो इतना मेरे को प्रोफेशनली भी अफेक्ट करा, पर्सनली भी अफेक्ट किया कि ये जो सीन है ना, आई थिंक ये बेस्ट सीन है। फिर उसके बाद भूल भुलैया का रोल, आई थिंक वो तो आइकॉनिक है। पूरा इंस्टाग्राम आपके आगे पीछे आपके बारे में उसके ऊपर रील्स बनाता है, उसमें लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर एक कैरेक्टर है वक्त का, दैट इज़ आई थिंक वो मेरी फैमिली का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है, सिर्फ मेरा नहीं। और वो इतना आइकॉनिक है, लोगों को इतना पसंद आता है। फिर हंगामा, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज। देन एक कैरेक्टर है, शायद मे बी किसी ने आपको आज तक बोला है कि नहीं बोला है, एक मूवी थी जिसमें आप सोहेल खान के साथ थे, जिसमें आप नेगेटिव रोल में हो, गैंगस्टर के साथ हो, राइट? मैंने दिल तुझको दिया। क्या रोल है, बहुत कम है बहुत, लेकिन उसके बाद भी बहुत इम्पैक्ट है उसमें। लगता है कि ऐसे मैंने लाइफ में कहीं ना कहीं देखा है, बॉम्बे में कोई आदमी को जो ऐसा घूमता है। नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा उस कैरेक्टर से आपने तो ऐसा दिलवा दिया कि हाँ, रियलिटी में ऐसा कैरेक्टर कहीं पे होगा जो सेम ऐसी चीज़ करता है। तो हर रोल इतना परफेक्ट कैसे चूज करते हो? देखिए, रोल मिलना
ये आपके बस में नहीं, क्योंकि रोल लोगों की चॉइस होती है कि डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन होता है कि आप कौन से रोल में फिट हैं। लेकिन आपके पास में रोल पाते हुए एक अपॉर्चुनिटी है कि रोल डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने आपको दिया, राइटर ने आपको दिया, और एज एन एक्टर आपको ये रोल मिला। तो आपके अंदर एक ऑडियंस भी है, एक इंसान भी है। तो आपको अपने उस कैरेक्टर को पहले ऑडियंस के रूप में देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं पहले जो रोल मिलता है, पहले उसको समझने के बाद में एक ऑडियंस के रूप में पहले उसको देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं ऑडियंस बैठा हूँ तो ये मुझे हंसी या मुझे प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर उसमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अपने जज हो नहीं सकते हो, हाँ, तो फिर लग रहा है कि जो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तो पता लग जाता है कि खाना टेस्टी है या खाना टेस्टी नहीं है। तो दुनिया की हर माँ जब कढ़ाई से एक हल्का सा, जिससे वो सब्जी चलाती है ना, वो सब उस करछुल से या करछी से ऐसे लेती है, 2 बूंद ऐसे रखती है ऐसे कि ताकि जूठा भी ना हो, और फिर ऐसे करके उसको पता लग जाता है कि पूरी सब्जी ठीक होगी। तो सबसे बड़ी टीचर किचन में काम करने वाली, वो चाहे वो शेफ हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, रसोइया हो, अगर वो सब्जी उसकी बिल्कुल मस्त बनती है तो वो 2 बूंद पहले टेस्ट करता है। तो आप एक अभिनेता के रूप में जब कोई रोल करने जा रहे हो, तो एक बोलते हैं कि एक ऑडियंस का टेस्ट बन के तो उसको चख लेना चाहिए। और उसका शबरी सबसे बेस्ट उदाहरण भी है। तो आप जब स्क्रिप्ट आती तो पहले इमेजिन करते हो कि ऑडियंस बन के कैसा लगेगा? बिल्कुल, और ये सिचुएशन में ये कैसा लगेगा, और ये ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सिचुएशन ये है, कहानी ये है, अभिनेता ये है, डायरेक्टर ये है, इंटरप्रिटेशन ये है, सामने वाले के साथ एंगेजिंग ये है, एक्शन रिएक्शन ये है। ये आप विजुअल तो एज एन एक्टर, जो कलाकार है वो विजुअल देखने में माहिर होता है कि विजुअली आप पर्दे पे पहले सीन देखते हो, तभी तो उसको एज ए एक्टर डिज़ाइन कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि उस कंडीशन में आपको 1 बूंद चख लेना चाहिए, चख के, और उस पे इमेजिन करना चाहिए कि ये करेक्ट सुर लाएगा कि नहीं। तो करेक्ट सुर खोजता रहता हूँ उसके लिए। अब एक क्वेश्चन था इस पे मेरा, कि मैं इसी की रिसर्च के दौरान जब देख रहा था, तब एक बड़ा अनोखा आर्टिकल लिखा था, शायद स्कूप वूप ने लिखा था, कि बॉलीवुड में कॉमेडी और कॉमिक एक्टर्स अब मिस हो रहे हैं, बहुत टाइम से मिसिंग हैं। एंड उस आर्टिकल में ऐसा था कि कहाँ पे चले गए बॉलीवुड के सारे कॉमेडी एक्टर्स, जहाँ पे आपका एक नाम था, संजय मिश्रा सर का नाम था, विजय राज सर का नाम था, जॉनी लीवर सर का नाम था, बहुत सारे थे कि ये इनके बिना कोई पिक्चर पॉसिबल नहीं थी पहले, इतने आइकॉनिक होते थे। अब वो नहीं रहा। तो डू यू थिंक कि कॉमेडी एरा अब पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, जितने आपने नाम लिए हैं आज, ये बेस्ट काम कर रहे हैं सब, और बॉलीवुड का बेस्ट हिस्सा बने हुए हैं। हमारे भी 10-12 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, और जितने नाम लिए हैं सब लगभग देखिए, बॉलीवुड में ये भी यार सबसे, कि हमारा बॉलीवुड ऐसा है कि हमेशा आपको आपके टैलेंट के हिसाब से, चाहे आप 25 साल के हो चाहे 75 साल के हो, बॉलीवुड ने हमेशा आपका यूटिलाइजेशन ही किया है। आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है वो मैटर करता है। लेकिन बॉलीवुड जो है वो कभी, जो हमें 25 साल हो गए काम करते, बॉलीवुड जो आपके अंदर का टैलेंट है तो उसको आप कभी छोड़ा नहीं बॉलीवुड ने।
एक छोटा सा उदाहरण है कि अब कितने इनाम रखी सरकार हम पर, साभा पूरे 50,000, 75 में फिल्म रिलीज हुई। आज तक साभा को भी नहीं छोड़ा बॉलीवुड ने कभी, ऑडियंस ने। तो ऑडियंस और एक्टर का रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत पुराना और बहुत ही डायरेक्ट है। और मुझे लग रहा है कि हाँ, कभी 2-4 साल अप एंड डाउन नहीं आया, किसी का काम नहीं आया, कोई दूसरा काम प्लान कर रहा है या थोड़ा सा ब्रेक लिया, या वो अलग बात है। लेकिन जितने अभिनेताओं, और भी उसमें 10 अभिनेता जोड़ लो, तो अच्छा काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। और आज से नहीं, हर दशक में मतलब हर दशक में सिनेमा ने एक अलग अलग डायमेंशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्रिएट किए हैं। मेरा क्वेश्चन इस तरीके पे ज़्यादा था कि ये सारे जो एक्टर्स हैं ये आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह हैं, पर बॉलीवुड में जिस टाइप की मूवीज़ आती थी वैसी मूवीज़ आना बंद हो गई जहाँ पे कॉमिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब काफ़ी टाइम से वो नहीं आई है, लाइक गुड कॉमेडी नहीं आई है। जैसे अगर आप न्यू एक्टर्स देखो तो न्यू एक्टर्स में डू यू थिंक कि अभी कोई, मतलब आप लोगों की क्लास के बाद उस लेवल पे कोई कॉमेडी करता है? नहीं, वो करते, बहुत सारे लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अभी न्यू क्लास ऑफ एक्टर्स में, न्यू क्लास पे अभी हम जिंदा हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया गोल है। जब हम बच्चे थे तो यही क्वेश्चन हमारे सीनियर से पूछा गया था। ये दौड़ है। जॉनी वॉकर साहब से पूछी थी एक बात बड़ी कमाल की, तो उनसे कहा कि अभी कैसा लगता है कि नए एक्टर काम करते हुए आपको ज़्यादा? तो उन्होंने कहा कि ये दौड़ है कि गए और अपनी जर्नी में पहाड़ी छू के आ गए, गए टॉप पे चढ़ के आ गए। क्योंकि टॉप पे, क्योंकि कभी कोई रुक नहीं सकता, चाहे वो ट्रेजिडिक एक्टर हो, चाहे वो कॉमेडी एक्टर, कोई भी, चाहे वो डायरेक्टर हो, क्योंकि ये ना सर्कुलेशन है। एक थॉट आया, एक थॉट पूरी दुनिया देखा, अब फिर मतलब फिर दूसरा थॉट को जाना है उधर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा काम कर गया वो भी उतने ही माने रखता है, जो अच्छा काम कर रहा है वो भी उतने ही माने रखता है, जो अच्छा काम करेगा वो भी। मनोरंजन जिंदाबाद। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक और अक्षय कुमार सर का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने बोला कि जो कॉमेडी एक्टर्स हैं इस कंट्री में, बॉलीवुड में स्पेसिफिकली, उन्हें ना उनके ड्यूज़ नहीं मिलते। कॉमेडी एक्टर्स कभी भी बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं जीतते। आपको रोमांस या ट्रेजेडी करनी पड़ेगी तो आपको बेस्ट एक्टर मिलता है। इस कंट्री में ज़्यादा उनको ड्यू नहीं दिया जाता है। डू यू बिलीव, आपको लगता है ये सच बात है? उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है इसके बारे में। हाँ, तो अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट है और इतनी सालों से सेवा है, बहुत मेहनत है, और आज तक, और अगर उनके, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, अगर वो आर्टिकल उन्होंने लिखा है तो कोई तो उसमें चिंतन की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के आदमी को जब ऑस्कर मिल सकता है तो यहाँ पे पार्टनर करने पे, या कोई कॉमिक जिसने फिल्म में खूब धंधा किया तो उसमें बेस्ट एक्टर क्यों नहीं मिल सकता है? या बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल को सेकेंड कैटेगरी क्यों है? क्योंकि शरीर में जब 9 रसों में सबसे हाईलाइट है, तो ये तो मैं भी कहता हूँ कि ड्यूज सबके मिलने चाहिए, उससे सिनेमा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए डेविड धवन साहब हैं या प्रियदर्शन साहब हैं, उनकी मतलब, जैसे मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि सुपर हिट फिल्मों में डेविड साहब, प्रियदर्शन जी, ये ऐसे डायरेक्टरों के बहुत फिल्में, बहुत बड़ा रेशो है हिट करने की। 10 बनाई तो 8 सुपर हिट। उनको कभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला। तो सोचने की बात। हाँ, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है। इस पे तो 2-4 घंटे की चर्चा भी कम है।
क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए अगर अवार्ड बनते हैं तो एंटरटेनर को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो कैटेगरी अगर कि ये कॉमर्शियल फिल्म है, सुपर हिट है, तो उसमें कैटेगरी की कौन सी किसको मिलेगा। तो ये तो 50 साल की ऐसा, क्योंकि मैं इसमें कभी एक्चुअली इस बारे में कभी इतना सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस सोचने से कुछ होता नहीं है। ऑडियंस के गोदी के मतलब वो लोग खिलौने बन के रहें, और आई थिंक दुनिया की अगर ऑडियंस साथ है, माता पिता साथ हैं, गुरु साथ में है, ऊपर वाला साथ में है, तो आपके पास बहुत कुछ है जिसको यूटिलाइज करना ही मुश्किल है। और बी पॉजिटिव, कल हमारा है। तो कल हमारे से हम कल जो लॉन्च होगा, आपका काम चालू है, राइट? कल लॉन्च होगा मतलब आने वाले कल में लॉन्च होगा, नॉट एग्जैक्ट कल। सर ये बहुत एक बोलते ना कि फिल्मी सफ़र में काम करते करते एक अच्छी फिल्म जब झोली में आ जाती है तो उसको काम करने का बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। थैंक यू ZEE5 जिनके प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म को रिलीज़ करने का सौभाग्य मिला है। 19 अप्रैल को ये जी स्टूडियोज़ में ZEE5 पे जो है रिलीज़ हो रही है। सब बिल्कुल। कितनी देर की पिक्चर है? 1.5 घंटे की। और कोशिश करिएगा प्लीज़ कि बड़े एक बहुत ही 50 साल से एक ऐसी समस्या जिसमें कितने सारे इंसिडेंट, कितने सारे वो हमारी अवेयरनेस ना होने के लिए, जागरूकता ना होने के लिए, हम समस्या जानते हैं लेकिन उसके प्रति जागरूक हैं लेकिन उस पर हम नहीं सल्यूशन लाते हैं। तो आई थिंक काम चालू है। पिछले 20-25 साल में बहुत सारी लीडिंग फिल्में करने का मौका मिला, लेकिन पलाश मुच्छाल के साथ में ये जो फिल्म करने का सौभाग्य मिला है, इसमें संतुष्टि बहुत मिली। एक तो एक फादर की भूमिका करने का मौका मिला, और फादर डॉटर की क्या रिलेशनशिप होती है, आई थिंक देश दुनिया का हर फादर इस फिल्म को अपने आप से रिलेट करेगा। लेकिन जो इस फादर ने झेला है या वो आज तक झेल रहा है, यही जागरूकता समाज में लाने के लिए ये फिल्म जो है बनाई है। क्योंकि ये पिछले 50 साल की अगले 50 साल की समस्या है। क्या है समस्या? गड्ढे भरना, हमारे घर के आसपास के गड्ढे। क्योंकि हम कोई भी चीज़ निर्मित होगी, चाहे मकान हो, चाहे नाली हो, चाहे कोई भी, उसमें गड्ढा करना पड़ता है। और जब वो काम हो जाए तो वो गड्ढा पाटना भी उतनी जिम्मेदारी है। क्योंकि निर्माण करने के लिए गड्ढा किया और आपने वो निर्माण हो गया और फिर गड्ढे को लाइटली ले लिया, तो वो गड्ढा कई लोगों की जान ले लेता है। कभी उसमें गाड़ी गिरती है, कभी बच्चा गिरता है, कभी जानवर गिरता है, कभी किसी। तो ये फिल्म जो है मुझे बहुत खुशी हुई करते हुए, क्योंकि एक मनोरंजन तो है लेकिन क्यों बनाई उसका मीनिंग भी है, और एक रियलिस्टिक मनोज पाटिल की कहानी है। आपको कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके? देखिए, कॉम्प्लेक्स दुनिया के हर आदमी को आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स को लेते कैसे हो वो ब्लेसिंग होती है। आपको कॉम्प्लेक्स हुआ और आप उसकी गिरफ्त में आ गए तो वो आपकी प्रॉब्लम बन गई। और मुझे बहुत होता था। हाँ, और अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स हुआ और उसने कहा कि ये मैं साबित करूंगा कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नहीं, तो वो कॉम्प्लेक्स प्लस पॉजिटिविटी में, और फिर वो एक दिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। आपको कभी हुआ किसी चीज़ को लेके? जैसे मुझे होता था, मैं पहले लोगों कॉम्प्लीमेंट की मैं हमेशा सुनाता था कि जैसे हाइट है, अगर हाइट का कॉम्प्लेक्स नहीं आता तो यहाँ तक मैं फाइट नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि मेरी हाइट या मेरा जो कुछ भी जो मेरी अपकमिंग है, ये अगर मैं सोचता तो सब कुछ कॉम्प्लेक्स में बदल सकता था। लेकिन आज की डेट में क्योंकि बचपन से हमने कबड्डी खेली है, तो जो चीज़ें फाइट से जीती जा सकती हैं, क्योंकि अगर दुनिया में ताकत ही सब कुछ होती तो फिर दांव पेच क्यों पहलवानी में सीखे जाते हैं।
फिर एक पतला सा पहलवान बड़े पहलवान को कैसे गिरा दे, दांव पेंच। तो इसके मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसके दांव पेंच इतने अच्छे सीखो कि वो आपकी मतलब पॉजिटिव उसमें बदल जाए। यही मैं कि अंततः कॉम्प्लेक्स आपके काम नहीं आता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स अगर हो गया तो उसको सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आपकी जो इंटरनल फाइट होती है उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। तो वो आप ही मर्ज हो और आप ही उसकी दवा हो। तो आपने आपका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उसको पॉजिटिव वे में लिया कि मैं बाकी दाव पेच इतने सीख जाऊंगा कि मुझे इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स ही नहीं होगा कभी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे कबड्डी है, कबड्डी में 2 तरीके की, एक हाइट और एक फाइट और एक ताकत। तो अगर ताकत से ही सिर्फ कबड्डी जीती जाती तो सारे पहलवान ले लेते हैं सारे, तो फिर तो जो जिसके पास ताकत है। लेकिन आप देखो, टेक फॉर एग्जांपल क्रिश गेल, सबसे बड़ा छक्का मार देता था, लेकिन 100 सेंचुरी मारने के लिए तेंदुलकर होना पड़ता है। अगर सिर्फ छक्का मारने से ही सेंचुरियां बन जाती तो फिर तेंदुलकर कहाँ जाते। तो मेरा मानना यह है कि बहुत कुछ बड़ी किताबें हैं सर तेंदुलकर, बहुत सारे खिलाड़ियों से सीखने को मिलता है कि स्ट्रेटेजी, आपका मिशन और आपकी सोच और पॉजिटिविटी, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तब दूर होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, करियर का कॉम्प्लेक्स, मुझे कहाँ पे खड़ा होना है वो कॉम्प्लेक्स, मुझे कैसे पिता बनना है, कैसे पुत्र बनना है, कैसे घर का जिम्मेदारी, ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ये अवेयरनेस है जो आपको लगातार इंगित करती है कि यहाँ पे आप नहीं तो ये चूक जाओगे। तो मुझे लगता है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स तो रहना चाहिए। पर ऐसे आप सैड होते हो और लॉस्ट होते हो तो क्या करते हो? बस यही चीज़ें करता हूँ, पुराने उन लोगों से याद करता हूँ जो हमारी सिचुएशन में, हमारी सैडनेस में फंसे, गलतियां तो उन्होंने भी की, फिर कैसे ऊपर वाला वक्त बदलता है। तो कोशिश करता रहूं, क्योंकि ये दुनिया की भीड़ में जब आप फेमस हो जाते हो तो आप अकेले हो जाते हो। फेमस हो जाते हो तो अकेले हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी 2 पहचान हो गई। एक परिवार के सदस्य के रूप में जिसमें आपका परिवार जानता है, और एक संसार के सदस्य के रूप में जिसमें आपको संसार जानता है। तो बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार, और इस परिवार में बोलते हैं ना करोड़ों की भीड़ है, और करोड़ों की भीड़ में सबके साथ रहते हुए अकेले सोचने समझने चलने की क्षमता पैदा हो जाए तो उसी को तो अकेलापन बोलते हैं। तो मतलब हर इंसान अकेला हो जाता है। अकेला हो जाता है, जितना जितना आगे बढ़ते जाता है वो अकेला होते जाता है। फिर उसकी लोग कथा समझना चाहते हैं, कथा से ज्यादा उसकी व्यथा समझना चाहते हैं। कथा में कम एंजॉय लेते हैं, उसका व्यथा में ज्यादा एंजॉय करते हैं, ये क्या चल रहा है। हाँ, तो वो कथा और व्यथा के बीच में किस व्यवस्था के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वो आप ही जान रहे होते हैं। पर ऐसे आपका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जब आप बहुत सैड फील कर रहे हो या अकेला फील कर रहे हो तब या तो आप छुट्टी मनाने अकेले चले जाओगे या बहुत दारू पी लोगे या अपने दोस्तों के साथ बैठोगे? कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जहाँ आपको लगता है कि अब छोड़ दो, अब यहाँ पर मैं अपने आप को डाइवर्ट कर लेता हूँ, ध्यान बिजी कर लेता हूँ? अब देखिए, उसमें 3 चीज़ें हैं सर ऐसी कि कोई चीज़ है आपकी, चाहे कोई दोस्तों के साथ मीटिंग हो, उसी से ले लेते हैं कि आप 3 लोग बैठे हैं, एक ने कोई बात बोली, वो आपको अच्छी नहीं लगी, आपने इस कान से सुनी, उस कान से निकाल दी। एक दूसरी किसी ने बोली, कोई बात बोली, उसको आपने सुना, वो आपने सुनी, वो आपने बहुत हर्ट कर गई आपको। तो हर्ट करके अगर आप लोगे तो अपना शरीर जलेगा। तो कभी मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बाय मिस्टेक आपसे हुई उसको भूल के आगे बढ़ो। अगर कोई ऐसी चीज़
जो किसी ने बोली आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने निगलेक्ट कर दिया, और कोई ऐसी चीज़ जो किसी ने ऐसी बोली जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की, वो अनुभव बन गई। तो किस चीज़ को अनुभव बनाना है, किस चीज़ को निगलेक्ट करना है और किस चीज़ को सुनना है, उसका तो टीचर, तभी तो हमको छोटा बड़ा आ माने अनार और बड़ा आ माने आम, तभी तो सीखते हैं कि आम अनार के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इससे ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि सोच भी लूँगा तो कर क्या पाऊँगा। तो कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ है बुरी लगी भूल जाओ, या दूसरी ज़्यादा नहीं नेगलेक्ट कर दो, और बहुत बुरी लगी तो अनुभव बना लो, बस। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस छोटे छोटे से। एक कि बॉलीवुड में या फिल्मों में काफ़ी ग्लैमर वर्ल्ड को कैसे पूछूं कि एक काफ़ी ग्लैमर वर्ल्ड को ना पॉजिटिव नज़रों में देखा जाता है कि ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, इनको ऐसे कपड़े पहन के दिखना चाहिए, यहाँ पर दिखना चाहिए, ऐसे बाल होना चाहिए, स्टाइल गेम उनका बहुत ऊपर होना चाहिए, हर चीज़ पार्टीज़ में जाना चाहिए। आपको लगता है कभी ऐसा है कि मैं भी मतलब आप बिलीव करते हो उसमें? बिल्कुल बिलीव करता हूँ। हर जगह आज मेरी शुरुआत कॉमर्शियल फिल्मों से ही। मैं हर जगह स्टाइलिंग सब में बिलीव करते हो? बिल्कुल सब में बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड सजना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगता है जिसको मेकअप करना अच्छा है वो बढ़िया है, जो कपड़े पहनने का शौक है वो बढ़िया है। और पार्टी तो जीवन में बनती है, लेकिन बस पार्टी में ये है कि आपका सुख किसी का दुख ना बने, और अगर किसी का दुख आपसे बट जाए तो वही तो पार्टी है। बस ये चाहता हूँ। पर ऐसी पार्टीज में नहीं जहाँ पे सिर्फ दिखने के लिए जाते हैं। बॉलीवुड में बहुत लोग होते हैं कि ये हमारा शोइंग मीडियम है। हाँ। आप कैसे, आप इसमें कह ही नहीं सकते हैं कि आपने 10 बराती आपने बुलाए और आप बाद में बोले ये बराती सब खाने आए हैं। वो क्या करने हैं, वो खाने तो आए हैं। तो मतलब एक पार्टी है जहाँ पे सब अच्छे अच्छे लोग इनवाइट हैं, और वहाँ अच्छे नहीं दिखेंगे तो क्या मतलब है पार्टी का। तो अच्छे दिखना ही चाहिए। मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे यार इतने लोग आए, आधे दिखाने के लिए आए हैं। ये पार्टी ही दिखाने की है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ग्लैमर का फील्ड है, माया का फील्ड है, अच्छा सब कुछ लगना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, एक आपका कोई रिग्रेट है आज तक? आपका इतना लंबा करियर है, आपने इतने टाइम से इतनी मूवीज़ करी, बॉलीवुड में कुछ अच्छी चीज़ करी, कुछ बेकार चीज़ करी, पर्सनली आपके रिग्रेट्स क्या हैं? अरे 100 ऐसे हैं। कौन सा एक आध रिग्रेट? अब जैसे मुझे लगता था कि मैं मूवमेंट इतना सीख रहा था जब हम एनएसडी के दौरान, बीएनए के दौरान, तो मैंने नाचने में माहिर क्यों नहीं हो गया? मौका मिला था, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे मुझे इस तरीके से नचाया जाए, तो मैं और थोड़ी कलाबाजियां सीख लेता। फिर पता लगा कि मतलब जो पढ़ाई कर रहे थे वो टीचर समझा, थोड़ी और पढ़ाई वहाँ कर लेता तो अरे यार चूक गया। वो किताब मुझे पढ़नी चाहिए थी। वो मुझे लगता है कि मैं रोज सुबह कि कपड़े पहनने से लेके जीवन में 50 गलतियां ऐसी हैं जो हम लोग अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन हम लोग वो गलतियां करते हैं जिसके रिग्रेट में भी कहीं न कहीं कोई अच्छापन छिपा होता है। जैसे अब डेली 10 साल पहले जो मौका मिला था उसको कहाँ नहीं भुना पाए, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, तो इधर आ गए। कहाँ वो बाई मिस्टेक था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माता पिता से लेके, बचपन से लेके, आई थिंक अभी तक 100 गलतियां हैं जो हर इंसान करता है, लेकिन रिग्रेट इसलिए नहीं है कि एक बड़ी अच्छी हमारे दादाजी ने बात बोली थी कि अगर आप एक दिन खड़े हो जाएं और बोलें ये गलती थी, तो जिस दिन आपको पश्चाताप हो जाए, बाय मिस्टेक ये हो गया कि बाय मिस्टेक ये चीज़ खा ली,
बाय मिस्टेक ये कर दिया, बाय मिस्टेक। तो जिस दिन आपको अंदर से ये आ जाए कि ये बाय मिस्टेक हुआ, ये गलती थी, तो उसी दिन वो माचिस की तीली बनके और उस कचड़े को, अंदर भरे हुए कचड़े को जलाकर राख कर देती है। पश्चाताप की एक तीली। तो इसलिए रिग्रेट नहीं होता। हम तो इंसान हैं, लाख सुधरने पर भी गिर जाते हैं, पर जो गिरते हुए को संभाले वो इंसान खुदा होता है। लेकिन ब्लेस्ड हैं, कलाकार हैं, हम लोगों का दिल अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जो कलाकार लोगों का दिल से जुड़ जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि खुशियों अगर उनकी मिस्टेक से या किसी से लोगों को मिले तो खुशियां मिलें, लेकिन किसी परिवार या किसी बच्चे का दिल दुखाने से हम लोग डरते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ मिला है। और जो लोग कलाकारों का भी दिल दुखाते हैं, उनसे भी ये सलाह है कि कलाकार हो ही नहीं सकता अगर वो अंदर से अच्छा इंसान ना हो। लेकिन जीवन की आपाधापी में कैसे जो कलाकार कला, अगर आपने मेरी थोड़ी भी कला को रिकॉग्नाइज किया है, तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, आप कला आर्ट जी ही नहीं सकते अगर आपको अंदर से अच्छा इंसान लगता है कि आप नहीं हो अच्छे इंसान, तो फिर ये फील्ड छोड़ दो आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम अपने इनर हमारा जानता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, स्थितियां परिस्थितियां अपोजिट हैं, तो फिर कला ही आपको जिता के भी लाती है। और ये बहुत सारे लोग पीछे उदाहरण है, कितने सारे लोग, कहाँ एक्टर, लेकिन पर कितने सारे लोग हैं जो बढ़िया एक्टर्स हैं, टॉप पर हैं, लेकिन कई बार सुनने में आता है, और कितने लोगों को मैं जानता भी हूँ जो अच्छे इंसान नहीं है। बिल्कुल अच्छे इंसान है। नहीं, बहुत लोग हैं जो अच्छे इंसान नहीं भी हैं तो भी टॉप पर है यार। ऐसे लोगों को निजी लाइफ में बहुत ही खराब इंसान, कम लोगों को मैं जानता हूँ। 1-2 साल का जो है, बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ कि जो अंदर से अच्छे इंसान ना हो और वो बहुत टॉप पे, हमेशा टॉप पे रहे। 1-2 साल यही स्वर्ग है, यही नरक है, कुछ बाहर है नहीं। आपको अपने हर हाँ, अगर आपने बबूल बोए हैं तो बबूल काटने होंगे। अगर आपने, बोलते हैं, जौ बोए हैं तो आपके कलश पे वो शोभा का काम करेंगे। हाँ, ये बीच में है कि सत्य असत्य, ये सब चीज़ें, थोड़ी सी लड़ाई आज से नहीं, हजारों साल से है और वो चलती रही। हाँ, क्योंकि सत्य थोड़ा सा अदृश्य होता है। तो सत्य, बोलते हैं ना कि कितनी पुरानी लाइन है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं। एक दिन असत्य में से बुराई को हार नहीं पड़ता है, लेकिन बुराई पहले सत्य का, अच्छाई का नुकसान बहुत करती है। लेकिन अच्छाई अगर आपके अंदर है तो वो आपकी निकल के आएगी, और बुराई है तो वो भी निकल के आएगी। और अच्छाई, अगर बुराई आपके अंदर है तो उसको हारना ही पड़ेगा अच्छाई के सामने। तो इसलिए कोशिश करो, अच्छाई अपनाओ। बुराइयों का संग छूटा नहीं है, युगों से चल रहा है। जहां जहां अच्छाई मिली, बुराई ने उसको परेशान किया है। लेकिन बुराई को थक के एक दिन हारना पड़ता है, इतना भरोसा भी होना चाहिए। 19 अप्रैल को ZEE5 पे प्लीज आप हमारी फिल्म देखिएगा। बहुत अच्छा है, मजा आया। राज के साथ बात करके, आप युवा एक यंग टैलेंट के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ब्रदर। और आपका ये शो फिगरिंग आउट है, तो आई थिंक आप डिजर्व करते हो। मैंने जो भी कि राज शमानी, आप खूब आगे बढ़िए ब्रदर, खूब। और कोशिश करेंगे कि इसमें जो सवाल रह गए हों, अगली बार कोशिश की कि हर चीज़ का उत्तर आपको मिल जाए, ठीक ठाक मिल जाए। और जो हम जानते हैं, मीडियोकर हो नहीं पाते हैं।
और कोई थ्योरी बना नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई थ्योरी आज तक किसी की चली नहीं है। आज तक जो कुछ भी अच्छा कर पाया वो सब आप लोगों का आशीर्वाद का नतीजा, और जो भी कहीं पे लगता है यहाँ पे न्याय नहीं कर पाया तो अपनी गलतियां सीख रहा हूँ। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें प्लीज फीडबैक दो कि कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन सी ऐसी गलतियां जो हमने इस एपिसोड में करी, कौन सी ऐसी चीजें जो हमने अच्छी करी, क्योंकि आप फीडबैक दोगे तभी हम इंप्रूव करके इस चैनल को और बेहतर बना पाएंगे और आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। हम इस चैनल को वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल ग्रोथ चैनल बनाना चाहते हैं। वो आपके फीडबैक के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस एपिसोड में आपको कुछ वैल्यू लगी हो तो प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद एटलीस्ट वन पर्सन। किसी एक इंसान के साथ ये एपिसोड शेयर करो जिसको इससे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स एंटायर लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।